नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल, सवाल पर सवाल, हर रोज सवाल। भारत और चीन में तनाव के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवालों के गोले दाग रही है। रोज कांग्रेसी खेमे से कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी मनमोहन सिंह सवाल दाग देते हैं। लेकिन आज सवाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दागे। कांग्रेस के वंशवाद की दुखती रग को दबाया तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? कौन जिम्मेदार है? कोई जानकारी नहीं तुम्हें? 15 जून की रात गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में भिड़ंत पर बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर शुरू हुई थी, उसमें एपिसोड तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सियासत का ये सीरियल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो मोर्चा रोजाना कांग्रेस खोलती थी, लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पारी की शुरुआत की। सोनिया गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा, एक शाही राजवंश और उनके वफादार दरबारियों को बड़ा भ्रम है कि विपक्ष यानी सिर्फ एक उनका राजवंश, एक राज परिवार नखरे दिखाता है और उनके दरबारी उस नकली कहानी को फैलाते फिरते हैं। जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके। इसके ठीक बाद एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक नकार दिया गया राजवंश कभी संपूर्ण विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। एक राजवंश के हित ही भारत के हित हों, यह असंभव है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बल के साथ खड़ा है। यह समय एकजुटता का है। अनगिनत बार राजकुमार को लॉन्च करने का प्रयास इंतजार कर सकता है। कहानी की शुरुआत नड्डा ने की तो चीन के बहाने मोदी सरकार पर रोज हमला बोलने वाले राहुल गांधी ने जंग का मैदान बदल दिया। चीन से उठकर कोरोना और डीजल पेट्रोल की कीमतों पर आ गए। ग्राफिक्स के साथ ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। वंशवाद कांग्रेस की दुखती रग है और बीजेपी अक्सर उसी को छेड़ती है। चीन के बहाने एक बार फिर वंशवाद पर बात छिड़ी तो कांग्रेसी सूरमा भी मैदान में आ गए। फिर तो टक्कर जोरदार हुई। चीन भारत की भूमि सरजमीन को हथिया रहा है और सरकार चीन की बोली बोल रही है, तो क्या आप जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? नड्डा जी कुछ झल्ला के बोल रहे हैं, जैसे बहुत परेशान है, वो दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। नड्डा जी का स्पष्ट मानना है, वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। कांग्रेस की दलील थी क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक नहीं है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो मोदी सरकार पर नहीं बल्कि सेना के पराक्रम पर सवाल उठाती है। ये प्रियंका जी हों, राहुल साहब हों या जो और भी कांग्रेस के लोग हों, उनको तो हम यही कह सकते हैं कि उनको अपना कोच बदल देना चाहिए। अगर उनका कोच यही रहेगा तो हर दिन ये हिट विकेट होते रहेंगे, नो बॉल करते रहेंगे। क्योंकि जितनी भी चीजें अब आप इनका देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान के आ रहे हैं, किस तरह से देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देश तो गुमराह नहीं हो रहा है, लेकिन इनको जरूर जो है लोग कहने लगे हैं कि ये लोग कुछ मानसिक रूप से हिल चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह देश लोकतंत्रात्मक देश है और विपक्ष की अपनी एक भूमिका है।
अगर सरकार से सवाल पूछ रही है तो क्या विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं? चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। कभी राहुल गांधी, कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो कभी सोनिया गांधी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। बाकी दल बीजेपी कांग्रेस के इस घमासान पर चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली में अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। सामरिक नीति और कूटनीति एक साथ साधने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में मौजूद हैं। आज रूस की विक्ट्री डे परेड दिवस समारोह में राजनाथ सिंह शामिल हुए तो परेड में भारतीय सेना की टुकड़ियों ने भी शिरकत की। इस बीच रूस ने वादा कर दिया है कि वो जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को देगा। इस खबर से चीन की नींद उड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान यूं तो रूस के आसमान नाप रहे हैं, लेकिन इसकी उड़ान से हिंदुस्तान का सीना भी चौड़ा हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत रूस की सेना की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में विजय दिवस के मौके पर हुई इस परेड में भारतीय फौज की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री डे परेड में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ और राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में थल और वायु सेना ने गजब के रंग दिखाए। भारतीय रक्षा मंत्री कूटनीतिक और सामरिक रिश्ते मजबूत करने रूस पहुंचे हैं। मिशन ये है कि पाकिस्तान की तरह ही चीन को अलग थलग किया जाए। आज की कूटनीति में दुनिया के अलग अलग देशों के बीच दोस्ती दुश्मनी की जो रेखाएं होती हैं बड़ी बारीक होती हैं। रूस चीन का भी दोस्त है और भारत का भी दोस्त है। हाँ, हमारी दोस्ती जरा पुरानी है, एक पारंपरिक दोस्ती है रूस और भारत के बीच में। चीन इस समय चाहता है कि रूस भारत की मदद न करे, चाहता है कि भारत जो हथियार अर्जित करना चाहता है वो रूस भारत को न दे। लेकिन रूस ने अपना रुख एक पक्के दोस्त वाला बनाकर रखा है। सचमुच चीन को ये बातें पसंद नहीं आ रही होंगी। भारत की इसी नीति के तहत रूस में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघी की मौजूदगी के बावजूद राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात नहीं की। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजनाथ सिंह की इस रूस यात्रा से चीन बौखला गया होगा, क्योंकि राजनाथ और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक बोरिसोव के बीच रक्षा सौदों पर अहम बातचीत हुई। बातचीत में रूस ने वायदा किया कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द भारत को मुहैया करवाएगा। भारत के लिए ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दोनों देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इसकी डिलीवरी 2021 के मध्य में होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में सुखोई 30 MKI और MiG-29 विमानों के सौदे पर बातचीत चल रही है। यही नहीं, भारत और रूस में AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर समेत तमाम रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद पर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफ़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। रूस और भारत की दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है।
चीन भारत के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच रूस ने भारत की नीति का समर्थन करते हुए साफ कर दिया कि यह मामला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं। ऊपर से रूस भारत को सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रहा है। इससे चीन की नींद उड़ी हुई है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजनाथ सिंह रूस में है तो एलएसी पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लेह लद्दाख के दौरे पर। आर्मी चीफ ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता लग गया है कि एलएसी के पास पहुंचने के लिए चीन ने किस तरह अपनी साजिशों को अंजाम दिया था। चीन सीमा पर तनाव है और भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद आर्मी चीफ लेह लद्दाख पहुंचे हुए हैं। दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ ने एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जैसे चीन को ललकार रहे हों कि उसकी हर गुस्ताखी की सजा देने के लिए हिंदुस्तान के सैनिक तैयार हैं। इसी बीच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चल रहा है कि एलएसी के पास चीन किस तरह भारतीय सीमा में दाखिल होने की साजिशें रच रहा था। ये सैटेलाइट तस्वीरें गलवान इलाके की हैं। अलग अलग जंक्शन से सैटेलाइट इमेज ये बता रही है कि एरिया ए, बी, सी और डी में 6 मई को चीनी डिप्लॉयमेंट कितना था। यही नहीं, इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि 24 मई को चीनी डिप्लॉयमेंट उनके कैंप में आर्मी की गाड़ियां और मशीनरी कितनी बड़ी तादाद में तैनात की गई थी। चीनी सेना ने भारी मशीनरी के जरिए 24 अप्रैल और 18 जून के बीच गलवान नदी का वाटर फ्लो डिस्टर्ब करके रोक दिया था। इसकी वजह से वैली सूख गई और चीनी सेना के लिए गलवान रिवर से एलएसी के नजदीक तक पहुंचना आसान हो गया। इस तस्वीर से साफ है कि चीनी सेना एलएसी के नजदीक तक तो आई, लेकिन कभी एलएसी को पार नहीं किया। लेकिन चीनी सेना ने भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया, क्योंकि समझौते में साफ है कि एलएसी के पास कोई भी सैन्य जमावड़ा और निर्माण नहीं होगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें एलएसी और उसके आसपास चाइनीज कैंप के बारे में बता रही हैं और हरे रंग के बॉक्स बता रहे हैं कि इन इलाकों में चाइनीज बेस कैंप हैं। ये कैंप एलएसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लाल रंग में चाइनीज कैंप और तिरंगे में भारतीय कैंप एलएसी के आसपास गलवान वैली इलाके में है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की दवाई पर दंगल। बाबा कोरोना की दवाई लेकर आए। जी हां, कोरोना की दवाई पर बाबा रामदेव अब घिर गए हैं। रामदेव पर नोटिस अब भेजा जा रहा है। एक तरफ आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की इस दवाई के विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी है, तो उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने कहा है कि पतंजलि ने सर्दी खांसी की दवाई के लिए लाइसेंस लिया था, कोरोना की दवाई के लिए नहीं। जैसे ही बाबा रामदेव ने जड़ी बूटियों के पूरे पुलिंदे के साथ कोरोना की दवाई लॉन्च की, हर कोई यही कहने लगा, बाबा रामदेव तो बड़े ही सुपरफास्ट निकले। ये तो आप मेरे सामने जो जड़ी बूटी देख रहे हो, इसका आकार भी कुछ ऐसा ही है जैसे कोरोना का आकार आप लोग रोज टीवी में दिखा रहे हो। तो उसी तरह के इसके पूरे आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ चित्र से बने हुए हैं। तो ये ऐसा ही है। और तो और बाबा रामदेव ने अपनी इस दवाई से कोरोना के 100% इलाज का दावा तक कर डाला। जो अभी तक हमने किया है उससे हम पूर्ण संतुष्ट हैं। खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, एविडेंस के साथ ही बात कह रहा हूं। ये कोई दावा नहीं है, ये हकीकत है। और जो भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करके जो काम किया जाता है उसमें विवाद की गुंजाइश नहीं रह जाती है। बाबा के दावे से चौंकना लाजमी था, क्योंकि जिस कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया की नामी गिरामी दवाई कंपनियां रात दिन लगी हुई हैं, जिस कोरोना की वैक्सीन के बारे में WHO भी कह रहा है कि दुनिया को अभी वैक्सीन मिलने में 2.5 साल लग सकते हैं, बाबा
कोरोनिल नाम की दवाई का पूरा किट लेकर हाजिर हैं। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। बाबा रामदेव ने कोरोना की अपनी इस दवाई पर पूरी रिसर्च और ट्रायल का दावा किया, लेकिन दवा के लॉन्च होते ही पतंजलि को आयुष मंत्रालय का नोटिस पहुंच गया और बाबा की दवाई पर जांच बैठा दी गई है। जिससे जो परमिशन चाहिए ड्रग बनाने से लेकर के और ड्रग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के सारी परमिशन हमने ली हुई है। अब ये आयुष मंत्रालय वालों को सारा का सारा जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया, उनके पास पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। हमने इसके लिए जो भी दवाई बनाने से लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के CTRI के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे मीडिया को हमने दिया हुआ है। तो हमने किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं किया है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 100% पैरामीटर्स को फॉलो किया है। खुद भी जहां हॉस्पिटल हो कहीं मुद्दे दिए थे उनको, कहीं रूल्स रेगुलेशन दिए थे, उसके मुताबिक आप खुद साइंटिफिक वैलिडेशन किसी मेडिसिन का कर सकते हो। उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में कहा था नोटिफिकेशन में, ये सब होने के बाद आयुष मंत्रालय को वो सब रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए ताकि उसका कंफर्मेशन आयुष मंत्रालय करेगा। लेकिन ये सब कर दिया उन्होंने और ये भेजने से पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। आयुष मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि पहले बाबा रामदेव की दवाई को जांचेंगे, परखेंगे और उस हॉस्पिटल की भी पूरी तहकीकात की जाएगी जहां इससे जुड़ी रिसर्च हुई है, और तब तक बाबा रामदेव की दवाई पर रोक रहेगी। क्या तब तक बाबा रामदेव दवाई नहीं बेच पाएंगे, मार्केट में नहीं ला पाएंगे जब तक आप लोग हरी झंडी नहीं देंगे? जरूर, ये तो रूल है, एडवर्टाइज भी नहीं कर पाना है और बेचना भी नहीं है, इसलिए हम भी जल्दी से जल्दी वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चूंकि कोरोना के पेंडेमिक काल में कोई इलाज तो है नहीं, इलाज तो था ही नहीं, तो हमने उसको हमारी एथिकल कमेटी ने अप्रूव किया। फिर हमने अप्लाई किया CTRI। ये क्या होती है? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया होती है। ये मतलब ये जो भी आप एलोपैथिक अस्पताल अपनी ट्रायल करते हैं उनको CTRI लेनी पड़ती है। हमने वो एक तरह से ICMR के अंतर्गत ही आती है, भारत सरकार की होती है। हमने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा कि साहब हम लोग ऐसे ऐसे हैं और हम लोग ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, उसका ऐसे ऐसे एक्शन संभावित है। उसको हम लोग कोरोना का जो मैकेनिज्म एक्शन है, कोरोना घुसता है तो पहले नाक से गया, मुंह से गया, तो हम नाक पे कैसे रोक सकते हैं उसको, मुंह में गया तो हम गले में कैसे रोक सकते हैं, फिर वो सीधे फेफड़े में गया वहाँ कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट एक्शन थे, वो हमें इन औषधियों के डिटेल में आपने बताया, हमने अध्ययन किया। अब रहा सवाल था कि हमको असेस करना था कि जब कोरोना चला जाए और ये मेडिसिन हम दें। अब हमको अप्रूवल मिल गई, हमारी कमेटी ने दे दी। रामदेव दावा कर रहे हैं कि संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ श्वासारी वटी कोरोनिल कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। अब एक तरफ आयुष मंत्रालय में रामदेव की कोरोनिल की परीक्षा है, दूसरा उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस को लेकर सवाल उठा दिए, और तीसरा राजस्थान के जिस निम्स यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इस दवा के मरीजों पर ट्रायल की बात हो रही है, वहां राजस्थान सरकार बाबा रामदेव को घेर रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव को जोर का झटका दिया है तो राजस्थान सरकार भी बाबा रामदेव पर सवार हो गई है। जयपुर के निम्स में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर राजस्थान सरकार बाबा रामदेव को घेर रही है, इसे घोर अपराध बता रही है, खिलवाड़ कह रही है। एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस सर्वे भवन्तु सुखिनः पतंजलि के मुताबिक कोरोनिल पर रिसर्च संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स जयपुर में किया गया है। पतंजलि ने यह भी दावा किया कि 280 मरीजों पर ट्रायल और रिसर्च करके विकसित किया गया है इस दवा को, लेकिन राजस्थान सरकार बाबा रामदेव की दवा के क्लिनिकल ट्रायल को घोर अपराध बता रही है। इतनी भयंकर महामारी है, पूरी दुनिया सदमे में है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अमेरिका जैसा देश जहाँ लाखों की संख्या में लोग मर गए और यहाँ ये अपने लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल करके और मीडिया के जरिए आम आदमी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दंडनीय अपराध है। हम देखेंगे जो एफआईआर दर्ज की एक डॉक्टर ने, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है। मजाक बना दिया इन्होंने। ये कोई दुकानदारी है क्या? ये दुकानदारियां नहीं चल सकती किसी सूरत में। पतंजलि और निम्स एक साथ मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी इस दवाई से 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% मरीज कोरोना नेगेटिव हुए, जबकि राजस्थान सरकार का कहना है कि जिन मरीजों को कोरोनिल से नेगेटिव करने की बात हो रही है, सच्चाई ये है कि वहां कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को भेजा जा रहा था। ये सिम्टोमेटिक केसेस को हम वहाँ भेजते थे, उस 7 दिन में तो वैसे ही रिकवरी हो रही थी। वहाँ कई पेशेंट हमारे यहाँ राजस्थान में 3 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये तमाशा है और कुछ नहीं है। और इस तरह के तमाशा करने से बाज आना चाहिए बाबा रामदेव को। ये अच्छी बात नहीं है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी है ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है कोई भी आदमी? देश में कानून है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, WHO है, सबको आप इग्नोर करके खुद ही क्लिनिकल ट्रायल कर लोगे और खुद दवाई को आप मार्केट में लॉन्च कर दोगे और मीडिया को बुला के और पब्लिसिटी करोगे तो कानून के दायरे में तो लाना ही पड़ेगा ऐसे लोगों को। इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसमें जो पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो उन्होंने हमें दिया है पब्लिकेशन, उसमें यह है कि 3% 3 दिन में 69% पेशेंट ट्रीट हो गए थे और हाँ पूरी तरह ठीक हो गए थे, और बाकी जो मरीज थे वो भी 7 दिन में पूरी तरह सही हो गए। तो इसका रिजल्ट इफेक्टिवनेस 100% है। हमने निम्स को जो सेंटर बनाया था कोरोना के लिए, वहाँ हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भेजते थे जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हो, ऐसे मरीज हमने वहाँ शिफ्ट किए थे। लगातार हमारे अभी भी सेंटर बना हुआ है, अभी भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो आते हैं उनको हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो उनमें क्या बुखार, खांसी, गले में खराश कोई लक्षण नहीं थे? एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं हो, बिल्कुल अपने साधारण आदमी जैसा उसका वो हो, उसका पूरा तबीयत उसकी बिल्कुल सामान्य आदमी जैसे हो, न बुखार न खांसी न कोई रोग, कोई चिकित्सा की संभावना नहीं हो, ऐसे लोगों को एसिम्टोमेटिक रोगी बोलते हैं। उस तरह रोगी हम शिफ्ट करते हैं। तो ये उनका दावा है कि हमने वहाँ पर आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनाई हैं उसका ट्रायल किया, उससे मरीजों को ठीक किया है। नहीं, ऐसी हमारी कोई जानकारी नहीं है, नहीं उस इंस्टीट्यूट ने हमसे कोई परमिशन ली दवाई का टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो उसमें किस तरह का उन्होंने ट्रायल किया है क्या नहीं किया है। अब देखना यह है कि क्या बाबा रामदेव की कोरोनिल इन तमाम पचड़ों से निकलकर पास हो पाती है या नहीं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और अब बात पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की। 17 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ते बढ़ते 18वें दिन रिकॉर्ड ही टूट गया। जी हां, डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और अब देश भर में इसका विरोध हो रहा है। पेट्रोल पंप का मीटर घूमा तो कांग्रेस साइकिल पर आ गई। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश की जनता भी पेट्रोल और डीजल के बेलगाम दामों पर भड़क रही है। हर कोई यही कह रहा है, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं? 21 या 22 दिन हो गए, आप देखोगे डेली 50-60 पैसे
डेली डीजल पे पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वाले का तो बिल्कुल फेल होने का काम रुक गया। बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो डीजल की गाड़ी लेते थे कि एवरेज और सस्ता पड़ रहा है डीजल, अब तो दोनों बराबर हो गया, तो जेब में तो बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज में। तो हमें देखा ही नहीं कभी इतना रेट, तो आज नहीं देखा। पेट्रोल डीजल के दाम तो पिछले 17 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बुधवार को तो हद ही हो गई। डीजल ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो मंगलवार के बराबर यानी 69 रुपए 76 पैसे पर टिकी रही, लेकिन डीजल की कीमत 69 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 69 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो कल के मुकाबले 48 पैसे महंगा है। राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया है। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी अनलॉक कर दिया है। कांग्रेस इस वक्त मोदी सरकार को आईना दिखा रही है और ये बता रही है कि ये वही बीजेपी है जो उनके तेल के दामों पर उन्हें घेरा करती थी, और आज उन्हीं के राज में इतिहास रचा गया है। पेट्रोल से आगे डीजल निकल गया है। आज तक ब्यूरो।